काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म को समझने के लिए हम जिन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे उनमें एक एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। दूसरी एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। तीसरी एग्जांपल जो बाय नेम आपके सिलेबस का हिस्सा है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ CH3CHO और reaction between hydrogen and propane। ये वाले जो रिएक्शंस हैं इससे पहले आपकी क्लास नहीं थी? मुझे बता देते कि आप लोगों की क्लास नहीं थी। अब मैं इस इंतजार में रहूंगा कि ये दरवाजा कितनी बार खुलता है और फिर कितनी बार बंद होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरह करें कि आप एक कंटेनर लें, उस कंटेनर के अंदर आप N2O5 को हीट करें, तो हीट करने पर N2O5 जो है ये NO2 में कन्वर्ट होता है। बैलेंस है कि नहीं? हाँ जी, N2O5 और O2 में कन्वर्ट होता है। ये ओवरऑल रिएक्शन है और ये इसमें N2O5 ऑफ कोर्स आपके रिएक्टेंट हैं और ये NO2 और O2 आपकी प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है आप लोग या तो क्लास में मौजूद हो या फिर लेट हो तो फिर क्लास में ना आए। इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ जो फाइंड किया गया है एक्सपेरिमेंटली वो नेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है और वो है K N2O5 रेज़ टू पावर 1। वो जो स्टेप्स मैंने लिखे थे वो आपको याद है? उसमें पहला स्टेप क्या था?
कि सबसे पहले रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी किया जाता है और उसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ निकाला जाता है। इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी किया गया और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ निकाला गया वो ये एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आपको क्या बता रहा है कि N2O5 के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। जबकि रिएक्शन की अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो उसमें इधर 2 है। अगर ये वाला रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है वो 1 है। इट मींस कि ये वाला रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये सेकेंडरी रिएक्शन है। और अगर ये सेकेंडरी रिएक्शन है तो ये मोर देन 1 एलिमेंट्री स्टेप्स पर मुश्तमिल होना चाहिए और वो एलिमेंट्री स्टेप्स इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहलाएंगे। तो जब इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी किया गया और इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ फाइंड किया गया तो वो ये आया। तो इस रेट लॉ की रोशनी में इसका मैकेनिज्म प्रपोज किया गया। वो मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले स्टेप में N2O5 ये NO2 और NO3 में जाता है। इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है। उससे अगले स्टेप में ये जो NO2 है और NO3 है ये आपस में मिलते हैं, जिसके लिए रेट कांस्टेंट K2 है और N2O5 बनाते हैं। एक और स्टेप ये प्रपोज किया गया कि ये जो NO2 है और NO3 है ये आपस में मिलते हैं और ये NO प्लस NO2 प्लस गालिबन ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर ये जो NO है यानी इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K3 है। ये जो NO है ये N2O5 के साथ रिएक्ट करता है, इसके लिए रेट कांस्टेंट K4 है और ये NO2 में चला जाता है, इससे NO2 बनता है। ये प्रपोज मैकेनिज्म है। मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक्स और मैकेनिज्म के रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहला काम ये किया जाता है कि ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, उस रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ फाइंड किया जाता है यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड किया जाता है, फिर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रपोज किया जाता है। इस रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म प्रपोज किया गया वो ये है। अगले स्टेप में यूं करते हैं कि ये जो प्रपोज मैकेनिज्म है इससे नेट रेट ऑफ या नेट रेट लॉ एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए लिखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इधर नेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 लिखा गया है। यही वाला जो एक्सप्रेशन है ये हम इस मैकेनिज्म से लिखने की कोशिश करते हैं। मैं नेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 लिखता हूं मैकेनिज्म से। ये लिखने के लिए पहले आपका ये वाला स्टेप भी एलिमेंट्री स्टेप होगा, ये भी एलिमेंट्री स्टेप होगा, ये भी एलिमेंट्री स्टेप होगा और ये भी एलिमेंट्री होगा। ये रिएक्शन सेकेंडरी है, उसका जो मैकेनिज्म है वो मोर देन 1 एलिमेंट्री स्टेप्स पर मुश्तमिल है। अगर इनमें से हर एक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप है तो फिर हर एक रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आपने मुझे बताना है कि अगर मैं इसका रेट लॉ लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा।
rate is equal to what? K1 into N2O5. सिमिलरली अगर मैं इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? रेट इज इक्वल टू K2 NO2 NO3। सिमिलरली इस स्टेप के लिए मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? रेट इज इक्वल टू K3 NO2 and molar concentration of NO3। अगर इसके लिए मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? रेट इज इक्वल टू K4 NO N2O5। रिएक्शन सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ फाइंड किया जाता है, उसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है, फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज किया जाता है। हर एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से प्रिडिक्ट किया जाता है और इधर लिखा जाता है। और फिर जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ का एक्सप्रेशन है वो हमने लिखा है इन टर्म ऑफ नेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। यही एक्सप्रेशन इस मैकेनिज्म से लिखा जाता है। लिखने का तरीका क्या होता है कि आपने देखना है कि N2O5 इस मैकेनिज्म के अंदर कहां-कहां बन रहा है और कहां-कहां कंज्यूम हो रहा है। आप फर्स्ट स्टेप देखें, उसमें ये कंज्यूम हो रहा है और मैं नेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लिख रहा हूं। तो पहले स्टेप में ये डिकम्पोज हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है और उसके लिए जो रेट बनेगा वो होगा K1 N2O5। उससे अगले स्टेप में देखें ये बन रहा है और मैं रेट ऑफ कंजप्शन लिख रहा हूं, तो इसकी फॉर्मेशन के रेट को मैं नेगेटिव लिखूंगा और वो -K2 into NO2 into NO3 होगा। उससे अगले स्टेप में ना तो बन रहा है और ना ही कंज्यूम हो रहा है। उससे अगले स्टेप में फिर कंज्यूम हो रहा है, फिर पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा प्लस K4 into NO into N2O5। उसके बाद ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो सजेस्टेड या प्रपोज्ड मैकेनिज्म है इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ये वो स्पीशीज हैं जो ना तो रिएक्टेंट में शामिल होती हैं और ना ही प्रोडक्ट में शामिल होती हैं, और ये स्पीशीज रिएक्शन वेसल के अंदर वेरी स्मॉल इंटरवल के लिए बनती हैं और कंज्यूम हो जाती हैं। और थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती। क्यों? कि वो वेरी स्मॉल इंटरवल के लिए बनते हैं और कंज्यूम हो जाते हैं, यानी रिएक्शन वेसल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन को आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता। रिएक्शन इंटरमीडिएट की चौथी बड़ी खसूसियत ये है कि इनकी जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो मेजरेबल क्वांटिटी होती है। रिएक्शन इंटरमीडिएट की पांचवी बड़ी खसूसियत ये है कि इनकी कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आप स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। तो मैं सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि ये जो NO3 है ये ना तो ओवरऑल रिएक्शन में रिएक्टेंट में शामिल है और ना ही प्रोडक्ट में शामिल है, तो ये क्या हुआ? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। फिर मैं देखता हूं कि ये जो NO है ये ना तो रिएक्टेंट में शामिल है
और ना ही ये प्रोडक्ट में शामिल है, तो फिर ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो या तो रिएक्टेंट का हिस्सा है या प्रोडक्ट का हिस्सा है। इट मींस कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं वो या तो NO3 है या NO है, जो कि बनते हैं और कंज्यूम हो जाते हैं। ये यहां पर भी मौजूद है, ये NO3 है और ये NO है। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को फर्दर एलैबोरेट करने के लिए जरूरी है कि मैं इस NO3 और इस NO की कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस करूं। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूं, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं वो NO3 हैं और NO हैं। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है उसको हमने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म में एक्सप्रेस करना है। ऐसा करने के लिए मैं लिखता हूं नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3 नो टॉकिंग। नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3 लिखना है इस मैकेनिज्म से। आपने लिखवाना है, पहले आप आइडेंटिफाई करें NO3 कहां कहां बन रहा है। फर्स्ट स्टेप में बना है, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हुआ है, थर्ड स्टेप में फिर कंज्यूम हुआ है, फोर्थ स्टेप में तो उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। यानी पहले 3 स्टेप में वो इन्वॉल्व है, उसमें से फर्स्ट स्टेप में बन रहा है और अगले 2 स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। तो इसका नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन आपने लिखना है। तो फॉर्मेशन पॉजिटिव लिखा जाएगा, कंजप्शन नेगेटिव लिखा जाएगा, क्योंकि मैं नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख रहा हूं। तो फर्स्ट में फॉर्मेशन है, हम कैसे लिखेंगे, K1 into N2O5, उसे अगले में कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस के साथ लिखेंगे माइनस K2 NO2 into NO3। उसे अगले स्टेप में फिर कंज्यूम हो रहा है, फिर नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे माइनस K3 NO2 और NO3। मैंने नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3 लिखा है। NO3 क्या चीज है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये बना है और कंज्यूम हो गया है, और अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3 शुड बी 0। तो इस पर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई की जा सकती है। अगर मैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करता हूं तो इधर 0 हो जाएगा, it will be equal to K1 N2O5। इधर से कुछ कॉमन आ सकता है, K2 प्लस K3 माइनस कॉमन आ गया ना, इंटू NO2 इंटू NO3। ठीक लिखा है। माइनस वाली टर्म को दूसरी साइड पर ले जाएं, K2 प्लस K3 इंटू NO2 NO3 is equal to K1 N2O5। मैं दरअसल NO3 की कंसंट्रेशन मेजर करना चाहता हूं इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी मैं NO3 निकालना चाहता हूं। तो ये जो बाकी कुछ है इसको दूसरी साइड पर ले जाएं। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO3 विल बी इक्वल टू क्या बनेगी, K1
N2O5 divided by K2 plus K3NO2। आप नोट करें कि N2O5 क्या चीज है? रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन है। NO2 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक और रिएक्शन इंटरमीडिएट भी है, वो क्या है? NO। तो उस पर भी स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर दें। पहले उसका नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखें। ये अगर फर्स्ट एग्जांपल आप ठीक तरीके से समझ जाते हैं तो अगली एग्जांपल को समझने में आपके लिए आसानी रहेगी। नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO हाँ जी, आप मैकेनिज्म पर चले जाएं। NO कहां बना है और कहां कंज्यूम हुआ है? थर्ड में बना है, फोर्थ में कंज्यूम। थर्ड स्टेप में बना है। बेटे आप पास 20 मिनट थे, वो भी आप बाहर गुजार लेते। थर्ड और फोर्थ स्टेप में आप देखें NO इन्वॉल्व है। थर्ड स्टेप में बना है और फोर्थ में कंज्यूम हुआ है। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखने लगा हूं, तो कैसे लिखेंगे? K3 NO2 NO3 कंज्यूम कहां हुआ है? फोर्थ स्टेप में। K4 NO N2O5। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या है? नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ये 0 हो जाएगा, यानी K3 NO2 NO3 माइनस K4 NO N2O5। माइनस वाली टर्म को इस तरफ ले जाते हैं। K4 NO N2O5 is equal to K3 NO2 NO3। हम क्या निकालना चाहते हैं? NO की कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं। आप सारे स्टेप्स एक दफा फिर माइंड में ले लें। NO will be equal to K3 NO2 NO3 divided by K4 N2। आपने NO जो कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट था उसकी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर दी है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 जो कि प्रोडक्ट है, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 जो कि रिएक्टेंट है। बट स्टिल इसमें एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ NO3 जो कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो स्टिल मौजूद है। जबकि जरूरी ये है कि आपने NO की कंसंट्रेशन या तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में एक्सप्रेस करनी है या प्रोडक्ट की टर्म में एक्सप्रेस करनी है या बोथ की टर्म में करनी है, क्योंकि वही मेजरेबल है। NO3 की कंसंट्रेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो ये है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आप यहां पर पुट कर दें, तो जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO है वो आपके पास आ जाएगी। तो वैल्यू पुट करें।
NO3 की ये वाली वैल्यू मैं यहां पर पुट करने लगा। NO की वैल्यू क्या आएगी? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO विल बी इक्वल टू, ये सब कुछ लिख लेते हैं। K3 है, NO2 divided by K4 N2O5, उसके साथ NO3 था, उसकी बजाय हम क्या लिखेंगे? K1 N2O5 divided by K2 plus K3 NO2। ये N2O5 और ये N2O5, ये NO2 और ये NO3। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO क्या आएगी? K1 K3 over K4 into K2 plus K3. What does this mean? Concentration of reaction intermediate NO will be constant throughout the reaction. लेकिन आपने NO की कंसंट्रेशन भी निकाल ली है, आपने NO3 की कंसंट्रेशन भी निकाल ली है यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। NO3 और NO की ये वाली वैल्यूज आप यहां पर और यहां पर पुट कर दें। दोनों वैल्यूज मैं यहां पर पुट करने लगा हूं। वैल्यू पुट करें और उसको सिंप्लीफाई कर दें। इधर हम लिखेंगे K1 into N2O5 minus K2 NO2, NO3 की बजाय क्या लिखेंगे? K1 N2O5 divided by K2 plus K3 NO3, फिर प्लस है K4 और NO की बजाय क्या लिखेंगे? K1 K3 divided by K4 K2 plus K3 into N2O5। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, और क्या K2 और N के साथ NO2 है, फिर डिनोमिनेटर में भी है की कंसंट्रेशन सेकंड वाले में। ये कैसे कैंसिल हो सकता है? NO2 से डिवाइड हो रहे हैं ना NO2। अच्छा N2, मैंने कहा आप रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये और ये कैंसिल। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। कुछ इसमें से कॉमन आ सकता है। नेट रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 K1 N2O5 कॉमन आ जाएगा, तो वो कॉमन लेते हैं।
K1 N2O5, जो कुछ बाकी है वो हम लिख लेते हैं। उधर 1 रहेगा, 1/1 कर लेते हैं। इधर क्या रहेगा, -K2 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3 प्लस K1 K3 K3 जस्ट K3 ओवर K2 प्लस K3। इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो ये K2 प्लस K3 आएगा, ये K2 प्लस K3 आएगा, माइनस K2 आएगा, प्लस K3 आएगा। ये K1 N2O5 रहेगा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2K3 हो जाएगा, यही होगा ना। तो हम लिखेंगे 2K1 K3 ओवर K2 प्लस K3 N2O5। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, इसको एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये N2O5 हो जाएगा। ये नेट रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2O5 है। ये क्या है, ये वही है जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया था। क्या हुआ है, एक वक्त में एक बंदा बात करे। क्या कह रहे हैं, किसकी आवाज थी? K1 एक था, ये K3 प्लस K3 2K3। सर वो कह रहे हैं K1 के साथ आपने 2 लिखा है, K3 के साथ 2 लिखना है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज नॉट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यही कह रहे हैं। 2 को उधर लिखने में कोई मसला है? मैं इसको समराइज करने लगा हूं कि सबसे पहला काम ये किया जाता है कि जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप निकालना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसकी काइनेटिक स्टडी की जाती है, उसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है, जो कि इस रिएक्शन के लिए ये फाइंड किया गया। फिर उसका मैकेनिज्म प्रपोज किया जाता है। मैकेनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया कि इससे मुराद है, यानी एक सेकेंडरी रिएक्शन मोर देन 1 एलिमेंट्री स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। वो जो एलिमेंट्री स्टेप्स की सीरीज है वो सेकेंडरी रिएक्शन का मैकेनिज्म कहलाता है। तो अगले स्टेप में मैकेनिज्म प्रपोज किया जाता है, फिर उस मैकेनिज्म से रेट लॉ की डेरिवेशन की जाती है। मसलन जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ था वो इन टर्म ऑफ नेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 था। तो मैंने मैकेनिज्म से नेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का एक्सप्रेशन लिखा है। उसमें मैंने ये नोट किया कि उसमें NO3 और NO मौजूद हैं, जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, जो कि रिएक्शन में बनते हैं और कंज्यूम हो जाते हैं, जो ना रिएक्टेंट का हिस्सा होते हैं ना प्रोडक्ट का हिस्सा होते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट
लाइफ टाइम रखते हैं और उनकी कंसंट्रेशन मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती, उनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और फिर उनका नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा जाता है, उस पर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई की जाती है और उनकी कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में एक्सप्रेस किया जाता है। जब वो वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं तो आप उनकी वैल्यूज यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो फाइनल एक्सप्रेशन अगर एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए जाने वाले रेट लॉ से मुताबिकत रखता है तो फिर इस मैकेनिज्म को करेक्ट मान लिया जाता है, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ और मैकेनिज्म से आने वाला रेट लॉ सेम होना वो इस चीज की दलील नहीं है कि ये वाला मैकेनिज्म ही रिएक्शन फॉलो कर रहा है। उसकी रीजन ये है कि कई डिफरेंट मैकेनिज्म से भी यही वाला रेट लॉ, ये वाला एक्सप्रेशन आ सकता है उसकी डेरिवेशन से। इसलिए अगर आपने इस मैकेनिज्म को एक्सेप्ट करवाना है केमिस्ट्री के अंदर कि यही मैकेनिज्म है, तो फिर आपने जो रिएक्शन इंटरमीडिएट सजेस्ट किए हैं उनकी रिएक्शन वेसल के अंदर फॉर्मेशन को कंफर्म करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंफर्मेशन किस तरह होती है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की कंफर्मेशन के लिए कि वो वाकई रिएक्शन वेसल के अंदर बने थे और कंज्यूम हुए थे या उनकी फॉर्मेशन इन रियलिटी रिएक्शन वेसल के अंदर हुई थी, तो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन को किसी टेक्निक से कंफर्म करना पड़ेगा। वो टेक्निक से ESR हो सकती है, वो टेक्निक NMR हो सकती है, वो टेक्निक मास हो सकती है, और भी कई डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो फ्री रेडिकल वाले चैप्टर को अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको पढ़ाई जाएंगी कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो रिएक्शन वेसल के अंदर बनने वाले फ्री रेडिकल की कंफर्मेशन के लिए यूज की जा सकती हैं। अगर ये दोनों एविडेंसेस आपके पास हैं, आपका मैकेनिज्म से आने वाला रेट लॉ और एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाने वाला रेट लॉ वो आपस में मुताबिकत रखते हैं, और दूसरी एविडेंस के जो रिएक्शन इंटरमीडिएट आपने सजेस्ट किए हैं मैकेनिज्म में उनकी कंफर्मेशन आप एक्सपेरिमेंटली कर लेते हैं, तो फिर रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज उस मैकेनिज्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये था कि काइनेटिक्स किस तरह हमें रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में हेल्प आउट करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप बेशुमार मैकेनिज्म देखते हैं, लेकिन ये जो क्वालिटेटिव मैकेनिज्म हैं इनकी कहीं पर कोई वर्थ नहीं है। आपने अगर कोई मैकेनिज्म प्रपोज किया है और इंटरनेशनल सतह पर आप ये चाहते हैं कि उसको मान लिया जाए, तो उसके लिए आपको यही दो काम करना पड़ेंगे। एक ये कि उसकी काइनेटिक स्टडी करेंगे और एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ निकालेंगे, और फिर यही रेट लॉ आप प्रपोज मैकेनिज्म से वेरीफाई करेंगे, एक चीज। और दूसरी चीज के जो आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रपोज किए हैं उनकी रिएक्शन वेसल के अंदर फॉर्मेशन को कंफर्म करेंगे, तो मैकेनिज्म एक्सेप्टेबल होगा। आप इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं?